बच्चों, 10th क्लास में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला लेक्चर, कल अपन ने व्यवस्थापिका तक किया था जिसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद। आज हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में, ठीक है, राज्यपाल, कार्यपालिका, ठीक है। बच्चों ये क्या है, अपना जो पहला चैप्टर, सेकंड नंबर का चैप्टर होता है केंद्र सरकार। बहुत सारे सेंटेंस वही उसी से मिलते जुलते हैं कि जैसे केंद्र हमने लिखा था राष्ट्रपति, वैधानिक प्रधान है, ठीक है, संवैधानिक प्रधान है, और वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। यहाँ पर भी वही है कि राज्यपाल जो है वैधानिक प्रधान है, ठीक है, अपना जो संस्थापक प्रधान जो माना जाता है इसको, और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। अब जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इस बीच उनको हटाया भी जा सकता है, उनका स्थानांतरण भी हो सकता है, तबादला भी, ठीक है, या वो त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो इस वजह से भी इनका पद खाली हो सकता है। तो वैसे थे कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, तो उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्वस्थ परंपरा क्या है नियुक्ति की, कि सबसे पहले तो राज्यपाल जिस राज्य में जा रहा है, जहाँ उसकी पोस्टिंग हो रही है, उस राज्य का वो रहने वाला नहीं, मतलब उस राज्य का निवासी ना, ठीक है। दूसरा, जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है वहाँ के मुख्यमंत्री की सहमति, अनुमति लेना आवश्यक है। योग्यताएं लगभग वही जो है, भारत नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि ये कुछ पद है जिनको छूट मिली हुई है कि अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, फिर भी ये संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ठीक है। और अगर ये नियुक्त हो जाते हैं राज्यपाल तो इनको अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि एक ही समय में 2 पद पर नहीं रह सकते, और आयु इनकी जो 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। वेतन जो है, इसमें वेतनमान बढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। तो 1,10,000, फिर अभी जो बाद में प्रस्ताव आएगा उसमें 3.5 लाख के करीब इनका वेतनमान है। बाकी इनको जो अन्य वेतन भत्ते मिलते हैं वो नहीं। शक्तियां इनकी राष्ट्रपति के समान ही है। कहते हैं कि इनकी शक्ति राष्ट्रपति जैसी है, केवल कुछ शक्तियों को छोड़ देते। राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर कौन सी आ जाती है, ये जो कूटनीतिक संधि समझौते वगैरह होते हैं राष्ट्रपति के नाम से, वो इनके नाम से नहीं हो सकते। सैनिक शक्ति, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है राष्ट्रपति, वो इनके पास नहीं है। और संकट काल के जो अधिकार है, ये 3 प्रकार की शक्तियों को छोड़ के लगभग बाकी सभी शक्तियां इनके राष्ट्रपति के समान है, कि जिससे राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो वही शक्तियां जो है इनके पास है, जैसे कार्यपालिका शक्ति। अब राज्य सूची, क्योंकि राज्य सूची राज्य के पास है, राज्य सूची के विषयों को जो है उनके ऊपर ये जो है यहाँ पे इनके पास शक्ति है। और ये मंत्रियों को पद की गोपनीयता की, कर्तव्य पालन की, इसकी शपथ जो है वो दिलाते हैं। और मंत्रियों के त्यागपत्र ये भी स्वीकार करते हैं, मंत्री जो है इनको त्यागपत्र देते हैं। फिर मुख्यमंत्री जो है इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि ये हेड है कहाँ के, राज्य के। राष्ट्रपति हेड कहाँ के होते हैं, देश के। तो ये राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं और देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा आयोग के जो होते हैं सदस्य उनकी नियुक्ति करते हैं। फिर ये जो राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में भी ये राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं, और कार्यों का विभाजन भी जो इनके द्वारा किया जाता है। ये पहली तो शक्ति हो गई इनकी, कौन सी, कार्यपालिका शक्ति। दूसरी शक्ति आती है विधायी शक्ति। विधायी ना, अब ये सारा काम हो रहा है विधि निर्माण का, इसका तो अधिवेशन बुलाना, उसकी बैठक जो है उसको संबोधित करना, फिर जो अधिवेशन है उसको यहाँ पर स्थगित भी किया जा सकता है, भंग भी किया जा सकता है, ये यहाँ पर इनके पास है। तो जैसे आपने राष्ट्रपति के समय पढ़ा था, अब देखो विधायी शक्ति में इनके पास और क्या पावर है। आपने पढ़ा था निषेधाधिकार, निषेध है मना करना, कि जब इनके पास कोई कानून आता है सिग्नेचर के लिए तो वो उसको मना कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं। पर ध्यान है आपको, एक मैंने कंडीशन बताई थी, ये केवल एक ही बार हो सकता है, दोबारा इनको स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो इनके पास भी अगर कोई प्रस्ताव विधेयक आता है तो ये इसको अस्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या कुछ को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख भी सकते हैं, क्योंकि इससे वाले उनको लगता है इस मामले में तो राष्ट्रपति से सलाह लेनी चाहिए, तो उसको इसके लिए थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं। एक हमने पढ़ा था बच्चे अध्यादेश, जब सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो तो बीच में जो आदेश निकालते हैं वो अध्यादेश चला जाता है। पर यह अध्यादेश बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद जो है समाप्त हो जाते हैं, और अगर अस्वीकृत नहीं कर दे कोई विधानसभा तो पहले भी समाप्त हो सकते हैं, और उसमें जो इनको स्वीकृति भी दी जा सकती है।
एक आता है मनोनीत करने का अधिकार। आपको पता है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन को। तो ऐसे ही ये विधान परिषद के कुछ सदस्यों को, जैसे राष्ट्रपति दूसरा सदन कौन सा था, राज्यसभा, वहां के 12 सदस्यों को। ऐसे ये विधान परिषद जो दूसरा सदन है इसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और एक एंग्लो इंडियन को, राष्ट्रपति वहां 2 को, यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। फिर तीसरी शक्ति आती है इनके पास, वित्तीय शक्ति, धन विधेयक की स्वीकृति देना, फिर ये जो आय व्यय का बजट होता है उसको प्रस्तुत करवाना, फिर जो अनुदान राशि होती है इसको मंजूरी तभी मिलती है जब ये मंजूरी इसको देते हैं। और जो भी राज्य की संचित निधि होती है, पैसा जो होता है वो राज्यपाल के पास ही होता है, इनकी मंजूरी के बिना इसको नहीं दिया जाता। फिर चौथी होती है न्यायिक शक्ति, जो राज्य अपन देखें तो राष्ट्रपति के पास भी होती है, किसी अपराधी की सजा को कम कर देना, स्थगित कर देना, बदल देना या क्षमादान देना, ये शक्तियां भी इनके पास में हो जाती है। फिर कभी अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र नहीं चल रहा हो, जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कोई आपस में कोई विवाद हो गया हो, या मंत्रिपरिषद कार्य नहीं कर रहा हो सही प्रकार से, या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आपस में जो इनकी नहीं बन रही है, ऐसी कोई भी स्थिति अगर हो जाती है कि संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है, तो ऐसे में संवैधानिक तंत्र विफल होने की सूचना किसको देंगे, राष्ट्रपति को। अब आपको यहाँ ध्यान आ जाना चाहिए, वो वाला क्वेश्चन राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार में सेकंड अधिकार था, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ये अपने इस पावर का उपयोग करते हैं। ध्यान आया, 356 जो है, तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लगवाने की ये भी यहाँ पर राष्ट्रपति से कह सकते हैं। फिर इसके अलावा ये विश्वविद्यालय जो होते हैं राज्य के, उनके कुलपतियों की भी जो यहाँ पर वो नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात आती है कि यो तो राष्ट्रपति के समान इनको बहुत सारी पावर है, किंतु राज्यपाल की अगर अपन स्थिति देखते हैं तो कुछ मामले में ये अपने तरफ से निर्णय ले सकते हैं। ये इनकी विवेकाधीन शक्तियां कहलाती है, मतलब ये अपने तरफ से सोच समझ के जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं, विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो ये शक्ति जो है कुछ राज्यपालों को ही, सबको नहीं है, जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये जो ऐसे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, यहाँ के राज्यपालों को ये विशेष शक्ति मिली हुई है जहाँ पे ये अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री का चयन करना हो, अब परंपरा तो क्या कहती है कि जो बहुमत दल का नेता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पर कई बार मान लीजिए किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो यहाँ पे अपनी तरफ से बुद्धि से ये कार्य कर सकते हैं, या मुख्यमंत्री को पद से हटाना है तो ये अपनी तरफ से कार्य कर सकते हैं। तो चयन करना, अपदस्थ करना, अधिवेशन बुलाना है सदन का या स्थगित करना है, वो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। फिर मुख्यमंत्री को कोई सूचना देना हो या कोई संवैधानिक रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचानी हो, इन सब में ये अपने जो है विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा विधेयक जब राष्ट्रपति के पास, ये इनके पास आते हैं, तभी अपन यहाँ बात की थी कि कुछ विधेयक को अपने पास रख सकते हैं राष्ट्रपति को भेजने के लिए, तो ये विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रख सकते हैं। निषेधाधिकार वाली बात अपन ने देखी थी कि वो किसी भी प्रस्ताव को, किसी विधेयक को जो है मना कर सकते हैं और जब दोबारा आता है तब इनको स्वीकृति देनी पड़ती है। फिर अगर वो अध्यादेश लागू कर रहे हैं, जैसे सत्र चल अध्यादेश लागू करते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति से इस बारे में आदेश ये कह सकते हैं कि आप आदेश दें, ताकि काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी जो है राज्यपाल की स्थिति हो जाती है। पर ये तो क्या है बच्चों के वैधानिक प्रधान, जब वास्तविक प्रधान की बात करते हैं तो वो होती है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, क्योंकि वही सारा शासन का कार्य करता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। और जब मुख्यमंत्री सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, तो उनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। तो यहाँ पे किसका गठन हो गया, अब मंत्रिपरिषद का। तो मंत्रिपरिषद के गठन में क्या होगा, पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, उनकी सलाह से फिर क्या होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां की जाएगी। एक तरह से यहाँ पे क्या होगा, अपन दोनों का मिला जुला देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह के कार्य करेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री वो भी किसका हेड है, मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ पे क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया। और मंत्रिपरिषद के निर्माण करने में जो मंत्रियों की सूची बनाएंगे, वो सूची में जिन नामों का वो चयन करेंगे, वो चयन करके कौन से मंत्री कहाँ से ले जाएंगे, किस क्षेत्र से ले जाएंगे, इन सबकी सूची वो किसको भेजते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की तरफ। और यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है कि मुख्यमंत्री के जो मंत्री होते हैं, पूरा मंत्रिमंडल जो होता है, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य संख्या होती है, उस सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद में लिया जाता है।
फिर मुख्यमंत्री क्या करता है, जो कि अपने प्रधानमंत्री में देखा था, मंत्रियों को चुन लिया गया। अब मंत्रियों को विभागों को दिया जाएगा, उनके कार्य का बंटवारा किया जाएगा। कभी कभी एक विभाग से दूसरे विभाग में भी उनका परिवर्तन किया जा सकता है। अभी जो मंत्री में योग्यता भी होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता में क्या है कि वो कोई भी सदन का सदस्य हो, और अगर नहीं हो तो उनको 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी किसी सदन की, नहीं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। फिर ये कार्य संचालन करते हैं अपने विभिन्न विभागों में समन्वय, जो प्रधानमंत्री का देखा था अपने, वो भी यही कार्य करते हैं, ये भी यही कार्य करते हैं। कार्य विभाजन किया जाता है मंत्रियों का। हर मंत्री को कोशिश की जाती है एक विभाग दिया जाए, पर कभी कभी अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी इनको दे दी जाती है। ये मुख्यमंत्री की एक पहचान होती है। जैसे प्रधानमंत्री की थी लोकसभा का नेता होता है, ऐसे ये कहाँ का नेता होता है, विधानसभा का नेता होता है। फिर जो राज्यपाल है ये मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराता है। जैसे राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कराई, तो ये राज्यपाल भी शपथ ग्रहण कराते हैं। तो ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री लोग, कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए शपथ ले रहे हो उसका आप जो है कर्तव्य पालन करेंगे, गोपनीयता रखेंगे। समन्वय स्थापित करता, अब आपको प्रधानमंत्री का याद आ गया होगा, एक और राष्ट्रपति, एक और मंत्रिमंडल। बिना प्रधानमंत्री से मिले ये दोनों आपस में कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये भी एक और तो हो गए मुख्यमंत्री और एक हो गए उनके मंत्रियों की परिषद। तो राज्यपाल के संबंध स्थापित जो है इन दोनों से, इनकी मंजूरी के बिना ये होते हैं, एक दूसरे से आपस में तभी परामर्श कर सकते हैं या कोई बात कर सकते हैं। अब ये मंत्रियों की श्रेणियां भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। पहले तो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, फिर दूसरे होते हैं उनसे छोटे राज्य मंत्री, और फिर तीसरे उप मंत्री जो वरिष्ठ मंत्रियों के क्या होते हैं, सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अब इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वही स्थिति बार बार देखो आ रही है कि वो लोकसभा के विश्वास पर थे, ये विधानसभा के विश्वास पर। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मंत्रिपरिषद का, पर अगर विधानसभा का विश्वास खो देते हैं तो 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। फिर बार बार अपनी वही बात आ रही है, राज्यपाल की यहाँ पे जो शक्तियां थी कि वो राष्ट्रपति को कहकर के इसको भंग करवा सकता है, और राष्ट्रपति की वो संकटकालीन स्थिति आ गई कि वो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसको काम में ले सकता है। तो विधानसभा के विश्वास पर इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, और नहीं तो ये पहले भी भंग की जा सकती है। और अगर कोई मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या उसके विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो ऐसे समय में सारे मंत्री एक नियम को अपनाते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। सारे मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, एक साथ त्याग पत्र देना पड़ेगा अगर अविश्वास उनके खिलाफ आ गया है तो, ठीक है। और वेतन जो होता है इनका, ये विधान मंडल के अनुसार होता है। विधानमंडल जो तय करता है उसके हिसाब से मंत्रियों का वेतन यहाँ पर दिया जाता है। और इनके कार्य वही है, मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होंगे, नीतियां बनाना, परामर्श का कार्य करना, प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, कानून निर्माण करना, बजट निर्माण करना, संविधान संशोधन करना, ये सारा कार्य जो है ये पूरा मंत्रिपरिषद का हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने आज कार्यपालिका में एक तो मुख्य जो प्रधान देखे राज्य के, राज्यपाल, और एक शासन के प्रधान, वास्तविक प्रधान, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को देखा। तो अगला प्रश्न अपने बच्चों जो आएगा वो आएगा तीसरा अंग न्यायपालिका का। तो ये पार्ट अपना जल्दी इसलिए भी हो पाएगा क्योंकि अपन पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो वही स्थितियां यहाँ पर अपन देख रहे हैं। वहां पे था उच्चतम न्यायालय, यहाँ अपन पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे न्यायपालिका, ठीक है। तो ये आप एक बार बुक से भी देख लीजिएगा, राज्यपाल, उसके कार्य शक्तियां और मुख्यमंत्री और उसके मंत्री।